अक्सर लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, ठीक? और जो तनख्वाह मिलती है उसका एक एक रुपया हाथ में आने से पहले ही टैक्स में कट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे जेफ बेजोस कुछ सालों में वफाकी इनकम टैक्स में $0 देते हैं। जी हां, मैंने 0% नहीं कहा, $0। तो सवाल यह है कि ये सब कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन है? चलें आज इसी निजाम का पर्दाफाश करते हैं। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ हमारी मेहनत से कमाई गई तनख्वाह है जिस पर हुकूमत फौरन अपना हिस्सा ले लेती है, और दूसरी तरफ एक अरबपति की दौलत है जो हर रोज करोड़ों अरबों रुपए बढ़ती है, लेकिन टैक्स के निजाम की नज़र में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही वो बुनियादी फर्क है जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाता है। और सुने, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई साजिशी नजरिया नहीं है। दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक वॉरेन बफेट ने खुद ये बात खुलेआम कही है। जरा सोचें, ये बयान कितनी सफाई से इस हैरानकुन हकीकत को सामने लाता है कि ये पूरा सिस्टम किस तरह उन लोगों के हक में झुकावा है जो पहले से ही सबसे ऊपर हैं। तो आखिर इस सब के पीछे का राज है क्या? ये बहुत सादा है। दरअसल हमारा टैक्स का निजाम आमदनी यानी इनकम पर बनाया गया है, दौलत यानी वेल्थ पर नहीं। चलें इस फर्क को जरा गहराई में समझते हैं। देखें, यह सबसे अहम उसूल है जो समझना जरूरी है। अगर कोई शख्स तनख्वाह कमाता है तो वो आमदनी है, अगर कोई चीज बेचकर मुनाफा कमाए तो वो भी आमदनी है। लेकिन अगर किसी के पास अरबों डॉलर के असासे हैं, यानी स्टॉक्स या प्रॉपर्टी, और उनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, तो टैक्स कवानीन के मुताबिक जब तक वो उन्हें बेचते नहीं, वो इजाफा उनकी आमदनी शुमार ही नहीं होता। और यहीं पर वो जादुई लफ्ज आता है, अनरियलाइज्ड गेन्स, यानी गैर हकीकी मुनाफा। इसको ऐसे समझें, फर्ज करें किसी ने एक स्टॉक 10 रुपए का खरीदा और उसकी कीमत बढ़कर 100 रुपए हो गई, तो कागज पर तो वो 90 रुपए अमीर हो गए, है ना? लेकिन जब तक वो उस स्टॉक को बेचेंगे नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में वो 90 रुपए मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल इसी उसूल पर अरबपति अपनी दौलत को अरबों तक बढ़ाते हैं, और वो भी बगैर एक पैसा टैक्स दिए। अच्छा, तो यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर वो अपने असासे बेचते नहीं तो फिर वो अपनी शाहाना जिंदगी पर खर्च कैसे करते हैं? यहीं पर वो 3 बहुत होशियार और हां, मुकम्मल तौर पर कानूनी हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हैं। और इस हिकमत अमली का नाम है खरीदो, कर्ज लो, मर जाओ। ये जितनी सादा लगती है उतनी ही ताकतवर है। पहला कदम, ऐसे एसेट्स खरीदें जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। दूसरा कदम, उन्हें बेचने और टैक्स देने के बजाय इन्हीं एसेट्स को जमानत के तौर पर रखवाकर बैंक से लाखों करोड़ों डॉलर का कर्ज ले लें। और तीसरा और आखिरी कदम, वो तो सबसे कमाल का है। यही इस पूरी चालाकी का मरकज है। जब बैंक किसी को उसके स्टॉक्स के बदले मान लें $500 मिलियन देता है, तो कानून की नज़र में ये आमदनी नहीं है, ये कर्ज है, और कर्ज पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता। बस इस तरह वो अपनी दौलत को इस्तेमाल भी कर लेते हैं और जिंदगी भी गुजारते हैं, और ये सब कुछ होता है बगैर कोई टैक्स अदा किए। और अब आते हैं इस हिकमत अमली के आखिरी सबसे हैरानकुन हिस्से पर, मर जाओ। देखें, स्टेप्ड अप बेसिस नाम का एक कानून है। इसके तहत जब किसी अरबपति का इंतकाल होता है तो उनके तमाम असासों की कीमत उस दिन की मार्केट वैल्यू पर रीसेट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उनकी पूरी जिंदगी में जो अरबों डॉलर का अनरियलाइज्ड गेन जमा हुआ था, जिस पर कभी टैक्स लगा ही नहीं था, वो सब का सब हमेशा के लिए गायब हो जाता है। टैक्स का बिल सीधा 0। और रुके, ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मसलन अमीर लोग अपनी ही फाउंडेशंस को भारी मालियत के स्टॉक अतिया कर देते हैं। इससे उन्हें बहुत बड़ी टैक्स छूट मिल जाती है, और मजे की बात यह कि पैसों पर कंट्रोल भी उन्हीं का रहता है। फिर एक और चीज है कैरिड इंटरेस्ट। ये एक ऐसी खामी है जिसकी वजह से बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स अपनी आमदनी पर आम कारकुनों के मुकाबले में बहुत ही कम शरह पर टैक्स देते हैं। ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलें अब जरा असल दुनिया के कुछ होशरुबा आदाद व शुमार देखते हैं। 2014 से 2018 के बीच, यानी सिर्फ 4 सालों में जेफ बेजोस की दौलत में 99 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। जरा इस रकम को तस्वुर करने की कोशिश तो करें, ये तकरीबन नाकाबिले तस्वुर है। तो सवाल यह कि इस 99 अरब डॉलर के इजाफे पर उन्होंने टैक्स कितना दिया? उनकी हकीकी टैक्स की शरह 1% से भी कम थी। जी, 1% से भी कम। इसका मवाजना एक आम तनख्वाहदार शख्स से करें जो 20 से 30% टैक्स देता है,
तो ये कुछ भी नहीं। और अगर आपको ये हैरानकुन लगा तो जरा एलन मस्क का मामला सुने। साल 2018 में जब उनकी दौलत दसियों अरब डॉलर की थी, उन्होंने विफाकी इनकम टैक्स पे पता है कितना अदा किया? $0। क्यों भला? क्योंकि तकनीकी तौर पर उनकी कोई आमदनी थी ही नहीं। यकीनन ये सब कुछ देखकर सुनकर गुस्सा आना एक फितरी बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने की जरूरत है। ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है। मतलब ये कोई गलतियां या हादसे नहीं हैं, ये कवानीन बहुत सोच समझकर जानबूझकर ऐसे ही लिखे गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें लिखा किसने? जवाब अफसोस के साथ बहुत सादा है। अमीर और ताकतवर लोग सियासी मुहिमों को फंड देते हैं, लॉबिस्ट की पूरी फौज रखते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कानून उनके फायदे के लिए ही लिखे जाएं। नतीजा ये है कि मुल्क में 2 टैक्स कोड चल रहे हैं, एक हम जैसे काम करने वालों के लिए और दूसरा एहसासों के मालिकों के लिए। अब जाहिर है, हम में से अक्सर लोग खरीदो, कर्ज लो, मर जाओ वाली हिकमत अमली को अरबों की सतह पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम इस इल्म से कुछ सीख नहीं सकते। हम उनके पीछे छुपे उसूलों को समझकर अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। सिर्फ तनख्वाह कमाने पर इन्हिसार करने के बजाय असासे बनाने पर तवज्जो देनी होगी, तवील मुद्दती सरमायाकारी की ताकत को समझना होगा और टैक्स से बचत वाले अकाउंट्स का भरपूर फायदा उठाना होगा। हो सकता है ये निज़ाम एक आम मजदूर के लिए ना बनाया गया हो, लेकिन जब कोई इसके उसूलों को समझ जाता है तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहतर खेल खेल सकता है। तो अब जब ये सारे राज मालूम हो चुके हैं, जब खेल के उसूल बिल्कुल वाज़े हैं, तो सोचने की बात यह है कि कोई शख्स कौन सा खेल खेलने का इंतखाब करेगा।